तो बच्चों आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है किसका, अम्ल क्षार और लवण का। ठीक है, अम्ल क्षार और डिस्कस कर चुके हैं, पीएच के बारे में जान चुके हैं हम। पीएच के बारे में कल मैंने आपको सारी चीज़ें बता भी दी थी कि पीएच हमसे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसका। मैंने याद भी करवा दिया, रटवा भी दिए थे आपको। याद है कि नहीं आपको? पूछ लूँ मैं एक बारी? ठीक है, बता दो हमारे पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। कल मैंने 5 उपयोग बताए थे, उन 5 में से पूरा बड़ा क्वेश्चन ही आ जाए कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, तो आप पूरा 5 को लिख सकते हो। बाकी किसी एक चीज़, किसी उन 5 में से कोई एक भी आ सकता है, हाँ, तो उसी के ऊपर लिख दोगे फिर पूरा। तो कौन बताएगा इसको? सिमरन, सिमरन से तो कल भी पूछा था मैंने, तुम बताओ। हाँ, तुमसे पूछा था कल, तो तुम बताओ। अनमोल कुमार दीक्षित, मिट्टी में क्या बताया था? हम्म सही बताया इन्होंने एक। अब यही पूछ सकता है, यही पूछ सकता है वो कि पेड़ पौधे उगाने में पीएच का क्या उपयोगिता है, या फिर जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाने में पीएच की क्या उपयोगिता है। तो आप क्या बता दोगे? यही लिख दोगे। अगर वो अम्ल है तो उसमें कोई क्षार मिला देंगे, दुर्बल क्षार, और अगर वो क्षार है तो उसमें कोई अम्ल मिला के उसको न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे। और पेड़ पौधे यही चाहते हैं कि जो मिट्टी हो वो उदासीन हो। हाँ, ज़्यादा तगड़ा क्यों मिला दोगे तो उड़ ही जाएगा वो। मान लो थोड़ा बहुत क्षारीय है, मान लो पीएच उसकी 8 है, कितनी है? 8। अगर पीएच 8 है मिट्टी की तो ये अम्लीय है क्षारीय है? अक्षय कुमार, अगर पीएच 8 है तो ये अम्लीय है क्या क्षारीय है? मैं उड़ा दूंगा, उड़ा। आ रही बात समझ के नहीं? घर पे जाके पढ़ लिया करो, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिवाइज कर लिया करो, नहीं तो तोड़ ताड़ के बराबर कर दूंगा, किसी लायक नहीं बचोगे। तो अगर पीएच 8 है तो ये कैसा है? क्षारीय है। तो 8 पीएच क्षारीय है। आपने कहा अरे ये तो क्षारीय है, चलो इसमें H2SO4 डाल दो मिट्टी में, इसको अम्ल डाल दो, उड़ मिट्टी खराब हो जाएगी। वो तो खतरनाक हो गया ना एसिड, H2SO4 मिट्टी को ही सूपड़ा साफ कर देगा उसका। ठीक है, तो इसमें अम्ल डालोगे लेकिन कोई दुर्बल अम्ल, समझ रहे हो? CaO डाल दो। सी नहीं, वो तो क्षारीय होता है। कुछ भी CH3 एसिटिक एसिड डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी और वो अम्ल क्षार का इफेक्ट खत्म हो जाएगा दोनों का। समझ गए मेरी बात को? तो 5 हमने सीखे थे ऐसे ही, आप याद कर लेना। अब ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं, काफ़ी चर्चा हो गई आज इस पीछे के बारे में। फिलहाल आप सारे रिवाइज कर लेना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन जो पढ़ा रहा हूँ उस दिन तो उसको जाके घर पे रिवाइज कर ही लो। सबसे अच्छा रिवाइज करने का तरीका यही होता है कि जो आज पढ़ाया उसको घर जाके आज ही रिवाइज कर लो। कल तक हो सकता है आधी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएँ। वो तो अब तो आजकल तो ये वीडियो का मतलब हो गया है, तो आप 1-2 दिन बाद भी देखोगे तो एज इट इज़ वही चीज़ मिल जाएगी जो मैंने बताई। आपको थोड़ा बहुत याद भी आ जाएगा, सर ने ये बताया था। पहले तो ये हुआ करता था, पहले हम तो नोट करके लेके जाते थे घर पे, तो अगर उस दिन हम ना पढ़ें उसी चीज़ को तो अगले दिन तो हमारे दिमाग से निकल जाती थी, वो नुकसान हो जाता था, पढ़ा लिखा सब गुड़ ओवर हो जाता था। हरी बात समझ के नहीं? लेकिन इसमें भी चलो वीडियो मिल रही है, लेकिन ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें याद रहेंगी। 2 दिन बाद उस वीडियो को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दूसरी दुनिया में आ गए। आ रही बात समझ या नहीं? आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज ही इसको घर पे जाके देख लो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें अपने दिमाग में सेट हो जाएंगी, मज़ा आ जाएगा, एकदम बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। जितने भी टॉपर्स हैं उनसे अगर ये पूछो कि आपने टॉप किस तरीके से किया, क्या आपने बच्चों से अलग किया, तो यही बताते हैं कि हम रिवीजन जरूर करते थे। जो आज पढ़ाया उसको आज ही रिवाइज जरूर करते थे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। आ रही बात समझ? तो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना, इसीलिए हम वीडियो वगैरह बना के दे रहा हूँ, जिससे आराम से जाके जैसे अभी मैं कुछ लिखवा दूँ, घर पर जाके आप पढ़ो उसको, तो हो सकता है मेरी सारी बातें आपके दिमाग में ना आ पाएँ कि मैंने क्या क्या बताया था। लेकिन हाँ, अब ये वीडियो जब मिल जाएगा तो एज इट इज़ जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक एक शब्द वही आपको मिल जाएगा, तो वही आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, तो समझ गए? अब रिवाइज कर लेना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉल्ट। क्या? लवण मतलब सॉल्ट। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जैसे अम्ल की परिभाषा है, क्षार की परिभाषा है। क्या परिभाषा याद है ना आपको? अम्ल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। और क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और
पीएच 7 से ऊपर होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, अम्ल और क्षार के बारे में बता सकते हो अगर परिभाषा लिखने को आ जाए। अगर लवण की परिभाषा लिखने को आ जाए तो क्या बताओगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो बस इतनी हो गई। तो लवण ही तो पूछ रहा है हमसे वो, तो हम क्या कर देंगे, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण प्राप्त होता है। लवण प्राप्त होता है, साथ में जल भी प्राप्त होता है। समझ गए ना? अरे गिरा मत देना इसको। हाइड्रोजन बहुत सारी अभिक्रिया मैंने वो बताई थी कि जब एसिड की किसी धातु से अभिक्रिया कराओ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ एसिड की, अम्ल की। ठीक है, किसमें? हाँ वो तो सब होता ही है, अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो कौन कौन से लवण हो गए हमारे? एक तो सबसे पहले आप यही वाला देख लो, जब आप NaOH, क्या है ये? क्षार, ये एक्चुअली क्षार है, प्लस HCl, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। तो Na, अब आप जो पूछ रहे थे कि किस तरीके से, ये देखो NaOH में एक्चुअली क्या है, Na प्लस है, Na पे प्लस होता है और OH पे माइनस होता है। ऐसी HCl जब टूटेगा तो H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये Na प्लस वाला Cl माइनस के पास जाएगा। ठीक है, अब प्लस वाला तो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो Na प्लस Cl के पास जाएगा, NaCl बन जाएगा, और H प्लस OH माइनस के पास जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये हमारा है क्या, लवण। हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हो इसको आप। समझ गए मेरी बात को? आवाज नहीं करो बिल्कुल भी, ध्यान से समझते रहो इधर। तो अब देखो ये लवण है। अब हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, लवण की फैमिली, लवणों का परिवार। ठीक है, क्या क्या परिवार है? जैसे मैं कहूं SO4 के लवण, चलो पहले Na के कर लो, Na के लवण। तो Na के लवण कौन कौन से हो सकते हैं? Na के लवण हो सकते हैं, Na के साथ हमने Cl लगा दिया, Na के साथ SO4 लगा दो, Na के साथ आप लगा दो NaNO3। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये सब Cl SO, मैं देखो मैं लिखता हूं, एक तरफ अम्ल लिखता हूं, एक तरफ क्षार, इधर मैं लिख रहा हूं क्षार, रुक जाओ, इधर मैं लिखूंगा क्षार, इधर मैं लिखूंगा अम्ल। बहुत ध्यान से देखते रहना मेरी बात को। तो बताओ क्षार, बताओ कुछ क्षार। तो मैंने क्या बताया था, वही रिएक्टिविटी सीरीज, KOH के Na, तो Na पे OH लगा दो, NaOH, फिर उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब बताए थे ना। उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाता है, एल्यूमिनियम होल थ्राइस। तो ये सब हमारे क्षार हैं, KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम का होल थ्राइस, ये सब क्षार हैं। मान रहे हो मेरी बात को? माननी पड़ेगी आपको, मान ली? ठीक है। अम्ल बता दो, अम्ल फटाफट। जो प्रबल अम्ल हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब प्रबल हैं। H2CO3 ये दुर्बल है। ठीक है, और CH3COOH ये भी अम्ल है। क्यों अम्ल है? कौन सा अम्ल है ये? एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड है भाई। ये है विनेगर, सिरका। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं आपके? दुर्बल हैं, और ये तीनों प्रबल हैं। ये बात भी मैंने आपको बता रखी है। ऐसी इसमें प्रबल कौन कौन से हैं? ये दोनों प्रबल है, ये सब दुर्बल हैं। क्षार में, सही बात है ये, समझ रहे हो मेरी बात को?
अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं KOH की, जब NaOH की, NaOH लिख दिया मैंने, NaOH का देख लो, NaOH की इससे अभिक्रिया कराऊंगा तो Na जाएगा Cl के पास, तो NaCl लवण बन जाएगा। अगर NaOH की इससे अभिक्रिया करवा दूं इस वाले अम्ल से, ये क्षार है ये अम्ल है, NaOH की इससे अभिक्रिया करा दूं, Na जाएगा SO4 के पास, Na2SO4 बन जाएगा लवण। जब इसकी अभिक्रिया इस अम्ल से करवा दूं तो Na जाएगा NO3 के पास, NaNO3 बन जाएगा, ये भी लवण है। अगर NaOH की करवा दूं H2CO3 से तो क्या बन जाएगा, Na2CO3, हाँ वो प्लस H2 छोड़ो। अगर मैं इसकी अभिक्रिया दूं इसके साथ, NaOH की अगर इसके साथ करवा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे H हटेगा इसका, वो H की जगह Na जाएगा। H कौन सा हटेगा, ये वाला, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉल्ट क्या बन जाएगा, CH3COO Na। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट, हैं क्लियर है, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, जो मैं बता रहा हूँ आपको। लाल से लिख दूंगा मैं यहाँ पर, Na के लवण, ठीक है। इसी तरीके से मैं Ca के भी K की भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने Na के लिखे, NaOH की सबसे अभिक्रिया करवा के Na के सारे, बहुत ध्यान से सुन लो इधर अक्षय कुमार, पीट पाट के बराबर कर दूंगा मैं आपको। जिस तरीके से मैंने Na की सबसे अभिक्रिया करवाई तो सारे Na के लवण बने, समझ रहे हो ना। इन सब लवणों में Na आ रहा है, ये तो हमारा नमक हो गया जो हम घर पे खाते हैं, बाकी भी Na के ही हैं। इसी तरीके से मैं K के भी बना सकता हूँ कि नहीं, K बन जाएंगे ना, K की जगह Na की जगह K लगाते जाओ तो K बन जाएंगे। Ca के भी बना सकता हूँ, Ca लगाते जाओ Na की जगह, Ca बन जाएंगे। इसी तरीके से मैं SO4 के भी बना सकता हूँ, SO4 के लवण। SO4 के कैसे बनेंगे, अभी मैं क्या कर रहा था, इन सब की हर एक से अभिक्रिया करवा रहा था। अब H2SO4 की इन सब से अभिक्रिया करवा सकता हूं। अगर H2O4 की इससे कराऊंगा तो क्या बनेगा, K2SO4। अगर H2SO4 की इससे करवाऊंगा तो क्या बनेगा, 2SO4। ये तो हमने इधर भी करवाई थी, Na2SO4। अगर मैं H2SO4 की इससे करवाऊंगा तो CaSO4। अगर H2SO4 की इससे करवाऊंगा तो MgSO4। अगर H2SO4 की इससे करवाऊंगा तो Al2SO4 का होल थ्राइस। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है तो इसमें 3 लग गया, इसकी 2 होती है तो इसमें 2 लग गया। बात समझ में आई कि नहीं आपको मेरी, नहीं डाउट वाउट कुछ नहीं, पहले सुनते रहो, बाद में डाउट मैं लूँगा। पहले यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं, ये देखो बहुत आसान सी चीज़ बताई मैंने भाई। Na की अगर इन सबसे मैं अभिक्रिया करवाऊंगा तो Na के सॉल्ट बन गए सारे, Na के लवण बन गए। अगर H2SO4 की इन सबसे अभिक्रिया करवाऊंगा तो सब में SO4 आ रहा है, सब में SO4 आ रहा है। इधर हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं, धातुएं हैं, समझ रहे हो ना। इधर क्या था, सारे Na थे, और इधर जो आयन होते हैं कौन से वाले, जो अम्ल के पीछे होते हैं वो सारे आ रहे हैं। सब अम्ल के पीछे वाली चीज़ ही तो है, ये सब क्या है, अम्ल के पीछे वाले। और आगे क्या है, सब में Na है। यहाँ पर सब में SO4 है, अम्ल वाला है, और आगे सारे क्षार वाले हैं जो कि धातुएं होती हैं। समझ गए मेरी बात को या नहीं, ये बात इतनी समझ में आएगी नहीं। चलो अब डाउट पूछो अपना पहले। कौन सा H2SO4, हाँ वो जल बना लेगा, हाँ वो जल नहीं लिखा है मैंने। जब H2SO4 की KOH से अभिक्रिया होगी तो K2SO4 बनेगा प्लस जल बनेगा, जल नहीं लिखा मैंने। समझ रहे हो, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये सब SO4 के लवण है, ये सब Na के लवण है, बिल्कुल बात क्लियर है। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुन लेना, हो सकता है उससे एक क्वेश्चन बन जाए आपके पेपर में, ठीक है। मैं आपसे अगर पूछूं आपसे, ये जो हमारा नमक है, लवण है, ये कैसा है। जो लवण होते हैं जैसे क्षार होते हैं और अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं, ठीक है। अब जो लवण होते हैं, या तो वो लवण न्यूट्रल होगा जिसका pH 7 होगा, या फिर वो लवण थोड़ा अम्लीय होगा, या फिर वो लवण थोड़ा क्षारीय होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। मैं आपसे दो चीज़ें पूछता हूँ, जैसे मान लो कोई दो ऐसी चीज़ हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होती हों, जैसे चीनी और नमक अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लगभग अपोजिट होते हैं। नमक खट्टा करता है,
हैं? चीनी और खट्टा क्या ले लूं? नींबू, नींबू ले ले रहे, ठीक है। तो दो चीज़ हैं, एक मीठा करने के काम आ रही है, एक कड़वा करने के काम आ रही है, ठीक है। अगर दोनों को इक्वल मात्रा में मिलाओगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना खट्टा ना कड़वा ना मीठा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने चीनी ज़्यादा मिला दी और नींबू कम मिलाया तो मीठा ज़्यादा होगा, और अगर हमने चीनी कम मिलाई नींबू ज़्यादा मिला दिया तो खट्टा होगा। सही बात है कि नहीं? अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, इधर ध्यान से सुनो। ये जो NaCl किस किस से मिलके बना है? NaCl किस किस से मिलके बना है, बता सकते हो मुझे आप? कौन कौन से अम्ल क्षार? NaOH और HCl से मिलके बना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। NaOH और HCl से मिलके बना है भाई, क्योंकि इसमें Na में Na आ रहा है और इसका Cl आ रहा है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है NaOH और HCl से मिलके बना है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कोई इफेक्ट ना अम्ल का इफेक्ट बचेगा ना क्षार का बचेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब आगे आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो है Na2CO3, ये किस किस से मिलके बना है? Na2CO3, Na अगर आ रहा है तो NaOH से आया होगा, और CO3 आ रहा है तो H2CO3 से आया होगा। ये इन दोनों से मिलके बना है ये। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है अमित कुमार? नहीं। ये Na2CO3 बना है NaOH और H2CO3 से, क्योंकि H2CO3 का CO3 आ रहा है और NaOH का Na आ रहा है। सही बात है। तो जब इन दोनों से, ये प्रबल अम्ल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, जब इन दोनों से मिलके जो लवण बनेगा वो अम्ले होगा या क्षारे होगा? इन दोनों से मिलके जो लवण बनेगा वो अम्ले होगा या क्षारे है? क्षारे है। दिमाग खराब है क्या? अरे प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल को मिला के कोई चीज अगर आप बना रहे हो तो वो उसमें क्षारे के गुण होंगे, क्योंकि क्षारे प्रबल है और अम्ल तो दुर्बल है, तो उसके जो गुण होंगे किसके जैसे होंगे? क्षार के जैसे होंगे। हाँ हाँ, तो Na2CO3 है, इसके जो गुण होंगे वो किसके जैसे होंगे? क्षारे होंगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये बात आपको? इसके जो गुण होंगे वो क्षारे होंगे। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं? ठीक है। पहचानने में दिक्कत होगी, बता नहीं दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिए सारे। तो रट, इस चीज को याद कर लो आप। इतनी कितनी टाइम लगेगा याद करने में इसको? तो बस आपको ये पता होना चाहिए। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ध्यान से बताना। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। आप मुझे बता दो K2SO4 अम्ल, इसके जो है तो लवण, लेकिन इसके जो गुण है अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे? न्यूट्रल होंगे। क्यों? क्योंकि के है तो मतलब KOH से आया होगा, SO4 है मतलब H2SO4 से आया होगा। ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके उदासीन होगा ये। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब मुझे बताओ, अब ये वाला बताओ, इसके अम्ले होंगे या क्षारे होंगे गुण? इसके गुण अम्ले होंगे। क्यों? MgSO4 कहाँ से आया है? MgOH के उल्टा, इससे दुर्बल अम्ल से और प्रबल क्षार से, इन दोनों से मिलके बना है। तो अम्ल प्रबल है, ये दुर्बल है, तो अम्ले होंगे इसके गुण। कैसे होंगे? अम्ले। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बात आपको ये? तो मैंने एक तो ये लवड़ों की फैमिली बता दी, लवड़ों के परिवार। Na का ये परिवार है, ये SO4 का परिवार है। ऐसी किसी का भी परिवार बना सकते हो आप। K का भी बना सकते हो, C का भी बना सकते हो, हाँ किसी का भी बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो परिवार समझ लो। उसके अलावा आप क्या समझ गए कि जो लवण है वो अम्ले होगा कि क्षारे, हम पता कर सकते हैं। ये पता कर लो बस वो कहाँ से आया है, कौन से अम्ल से आया है और कौन से क्षार से आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि अम्ले है कि क्षार है। बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, मुझे आप बता दो, ये बता दो ये अम्लीय होगा या क्षारीय है, तो खत्म करता हूँ इस टॉपिक को। ये MgNO3 का उल्टा है इस।
अमित कुमार बताओ। हम्म, हाँ बड़ा हो रहा है। हम्म, प्रबल होगा, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम जी है। एम जी है मतलब कहाँ से आया होगा? एम जी ओ एच के वोल्टॉइस से। दुर्बल है ये, क्षार तो दुर्बल है। एनओ थ्री है, एनओ थ्री कहाँ से आया होगा? एच एन ओ थ्री से। ये जो अम्ल है वो प्रबल है, अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो इसके गुण कैसे होंगे? अम्लीय। बोलो हाँ या ना। इतनी आसान सी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, ये चीज़ सीख के आप एक बार तो मतलब आगे की राह आपकी आसान हो जाएगी पढ़ाई लिखाई में, और साइंस भी अच्छे से समझने लग जाओगे, मज़ा आने लग जाएगा। पूरी दुनिया साइंस है, पूरा यूनिवर्स साइंस है भाई। अगर आप किसी चीज़ को समझने जा रहे हो, पूरे ब्रह्मांड को समझने जाओगे, तो साइंस को समझना पड़ेगा पहले आपको। छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, धीमे धीमे करके आपको मज़ा आने लगेगा साइंस में। क्यों? क्योंकि जानने में जो मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं आता है। समझ रहे हो ना? आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, अमेरिका घूमने जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो? आप देखने जा रहे हो कि अमेरिका है कैसा, जानना है आपको कैसा है। ठीक है, वही चीज़ आपको पढ़ाई में भी मिल रही है, आपको जानने को मिल रही है चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, वो आपको बोरिंग लग रही है नहीं। अगर आपको एक बार मन लग जाए ना, तो इससे ज़्यादा मज़ा आपको कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, आपने देखो साइंटिस्ट पागल हो जाते हैं। आपके साइंटिस्ट को पागल क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है उसमें, साइंस में। वो किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको उसी में मज़ा आ रहा है साइंस में, तो इसीलिए लोग उनको पागल कहने लगते हैं। आ रही बात समझ या नहीं? ठीक है, तो आप समझो चीज़ों को, मज़ा आएगा आपको। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है इसमें? बहुत ध्यान से सुनते रहना, आएगा ही आएगा पेपर में। ये पूरा बड़ा नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। बहुत आसान है, करना कुछ है नहीं इसमें। और क्यों, वो मैं समझाता हूँ आपको। ये क्या है? बाल्टी। ये क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या है ये? ब्राइन बिलियन, हिंदी में बिलियन बोलेंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इनको? ग्रेफाइट के होते हैं ये, ग्रेफाइट की छड़ बोला जाता है इनको। मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। यहाँ पर ऊपर लगा दी हमने बैटरी। क्या लगा दी? बैटरी। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। दो तार हैं, अगर बता रहा हूँ, दो तार हैं, अगर वो तार यूं करके हैं, खाली हैं, तो क्या उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? नहीं। अगर उन तारों को मैं अमित कुमार में लगा दूं, तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी? हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जाएगी घूमने के लिए। ठीक है, उन दोनों तारों को पानी में डाल दूं, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। आयन होंगे पानी में, अगर पानी न्यूट्रल होगा तो नहीं होगा, अगर उसमें आयन्स होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ? हैं? यही काम कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे मान लो कि दो तार डाल दिए इसमें। क्या डाल दिए? दो तार डाल दिए पानी। अब तार नहीं डालेंगे, ठीक है, तार के रूप में क्या इलेक्ट्रोड्स डाले हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ, अभी वही चलेगा। तो समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर तार ना डाल के हमने क्या डाल दिया है? दो इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन है, क्षण है ये, ग्रेफाइट की क्षण है, और मतलब इनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से क्या होगा। सबसे पहले ये हमारा क्या है? ब्राइन बिलियन। क्या है? ब्राइन बिलियन। ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ब्राइन बिलियन का मतलब होता है NaCl प्लस H2O। मतलब क्या है? कोई अलग चीज नहीं है ब्राइन बिलियन। ये है नमक में पानी में नमक डाल के घोल दो, क्या बन जाएगा? ब्राइन बिलियन बन जाएगा। ठीक है, ये लिखता दिया है NaCl, नमक हो गया, H2O पानी हो गया। ठीक है, तो ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ये ब्राइन बिलियन है। ब्राइन बिलियन मतलब क्या है? NaCl प्लस पानी का मिश्रण है। ये लाल लाल क्या है? NaCl प्लस पानी का मिश्रण। हाँ हाँ हाँ, नमक का घोल है ये। समझ गए सिमरन? तो बहुत ध्यान से सुनना, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब हम क्या करेंगे? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो होगा क्या? जो NaCl है ना, इसमें NaCl वो टूट जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में।
भाई जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो इसको फोर्स करेंगे NaCl को कि टूट जा भाई तू, Na प्लस और Cl माइनस में आयन में तोड़ देगा NaCl को। विद्युत क्या करेगी, NaCl को आयन में तोड़ देगा और पानी को भी आयन में तोड़ देगा, H प्लस प्लस OH माइनस। तो H2 जो होता है उसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो H होता है एक OH होता है, दोनों को मिला देंगे H2 ही तो बनेगा। तो ये H प्लस का होता है, OH माइनस का होता है, बीच में प्लस लगा दिया हमने, टूट गया, ये दोनों टूट गए। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, बोलो हाँ या ना भाई, ये पॉजिटिव से जुड़ी है, पॉजिटिव से नेगेटिव से। अब जो इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं इनको, एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एक को कैथोड एक को एनोड। उससे पहले आप समझो एक होता है कटाइन और, ये इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, कटाइन और अनाइन। ठीक है, तो कटाइन का मतलब होता है धनायन, हाँ हाँ, धन आयन। और अनायन का मतलब हो गया ऋणायन। ऋणायन कैसे लिखेंगे, ऋण आयन। समझ रहे हो मेरी बात को आप, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। ठीक है, अब जो धन आयन जहां पर जाएगा उसको कैथोड बोलेंगे और ऋण आयन जहां पर जाएगा उसको एनोड बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को हल्का फुल्का, क्योंकि कैटाइन धनायन का मतलब कटाइन, और जहां पर धनायन जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। तो धनायन कहां पे जाएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव पे, धनायन कहां जाएगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। भाई जो प्लस का है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये हो गया आपका कैथोड। और जो ऋणायन कहां पे जाएगा, इस पे, तो ये हो गया एनोड। बोलो हाँ या ना। ये जो दोनों को वैसे तो हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, दोनों को इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड में भी ये कैथोड और ये एनोड। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात आपको। हाँ, दोनों के अलग, इलेक्ट्रोड को तो बेसिक नाम हो गया, दोनों का इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। इसमें से भी ये नेगेटिव वाला कैथोड हो गया और पॉजिटिव वाला एनोड हो गया। हाँ लगा दो, बोलो कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा दो। जैसे इसको इसमें डालेंगे तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि आयन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो फिलहाल, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो ध्यान से। अब होगा क्या, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये जो नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, Cl नेगेटिव है ना, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। Na किसकी तरफ जाएगा, एनोड Na इसके पास जाएगा। ठीक है, H प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, प्लस है, दोनों प्लस वाले इसकी तरफ जाएंगे तो माइनस वाले इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये Cl माइनस है, ये जाएगा नेगेटिव वाले, ये जाएगा आपका पॉजिटिव वाले पे, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 गैस मिल जाएगी आपको। कौन सी गैस मिल जाएगी, Cl2, क्लोरीन गैस। ठीक है, जब नमक के सॉल्यूशन को इसमें ये विद्युत ये इलेक्ट्रोड डाल दिए जाएं तो आपको Cl2 गैस मिल जाएगी, किस पर, एनोड पे। और ये H प्लस है ना, H प्लस किधर जाएगा, नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा, तो इस पर आपको H2 गैस मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। हाँ बता तो रहा हूँ, रुक तो जाओ। अब देखो होगा क्या, Na प्लस इधर जाएगा, OH माइनस इधर जाएगा, प्लस वाला है, प्लस वाला नेगेटिव वाले पे जाएगा और माइनस वाला इस पे जाएगा, लेकिन बीच में दोनों की टक्कर हो जाएगी, Na प्लस और OH माइनस की। तो और Na प्लस OH माइनस की टक्कर होगी तो ये बन जाएगा क्या, NaOH। क्या बन जाएगा, जो कि क्या होता है, क्षार। अभी पढ़ के आ रहे हो आप, समझ रहे हो। Na इधर जा रहा होगा नेगेटिव वाले के पास, OH इधर जा रहा होगा, बीच में इन दोनों की टक्कर हो जाएगी, बन जाएगा NaOH। कहाँ पे मिलता है, कैथोड के पास मिलता है। ठीक है, तो Cl जो नेगेटिव वाला था वो गया पॉजिटिव वाले के पास, Cl2 गैस मिल गई हमें एनोड पे। जो पॉजिटिव वाला H था वो गया नेगेटिव वाले के पास, H2 गैस मिल गई हमको कैथोड पे। और Na और OH मिल गए, NaOH बन गया, ये काम मिल गया कैथोड के पास, NaOH मिल गया। इतना ही प्रोसेस है ये। बात समझ में आएगी नहीं आपको, ठीक है, हल्का हल्का समझ में आया।
Na ज़्यादा ताकतवर है OH की कम तुलना में, ज़्यादा ताकतवर है तुलना में। तो Na उसको जोड़, दोनों जोड़ तो जाएंगे आपस में, लेकिन Na खिसका के ले जाएगा उधर। Na जाना किधर चाह रहा है, नेगेटिव की तरफ। Na प्लस है ना, तो नेगेटिव की तरफ जाना चाह रहा है, नेगेटिव तरफ जाना चाह रहा है, तो इसको Na उधर की तरफ NaOH में टक्कर होगी और Na खिसका के इसको उधर ले जाएगा, यहाँ पर ले आएगा, यहाँ पर NaOH मिल जाएगा। हैं क्या? हाँ बिल्कुल होगी। पहले इतना प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? ये प्रोसेस ही लिखना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ समझनी है आपको, एनोड कैथोड। आपको सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है।